हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सभी जानते हो कि अभी होली का टाइम चल रहा है और इस होली के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा होली 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 करते रहते हैं। हाँ, इट इज़ गुड, हमें होली खेलनी चाहिए, मज़े करनी चाहिए, लेकिन इन सब के साथ हमें याद रखना चाहिए कि वी ऑल्सो हैव टू स्टडी, है ना। तो पढ़ाई करना इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इस बीच में नहीं छोड़ना है, बिकॉज जब एक बार ये सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सब कुछ रंग बिरंगा खुद ही हो जाएगा। तो ये होली के कलर्स और भी ज़्यादा कलरफुल लगेंगे जब हम सिलेक्शन ले लेंगे, और उसके लिए तो भाई ज़रूरी है पढ़ाई करनी। तो पढ़ाई होती रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ होली मत खेलो, खेलो, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़नी है। अब जैसे हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपको भी हमारे साथ यहाँ रहना है कि आप उसको ग्रास्प करो, उसको परसीव करो और एग्जामिनेशन में उसका इस्तेमाल करो, है ना। तो अभी हमारी डिस्कशन होगी गवर्नमेंट स्कीम्स की, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो उसकी थोड़ी सी अब डिस्कशन करते हैं और अपनी आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स करेंगे जो सरकार लॉन्च की है और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं डिफेंस की एक स्कीम, अदिति स्कीम के साथ में। तो जैसे आप सभी यहाँ देख सकते हो, अदिति स्कीम नाम देखिएगा। फुल फॉर्म स्कीम्स में कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस स्कीम, तो वो जरा आप लोग याद रखिएगा। टॉकिंग अबाउट अदिति, देखिए अदिति विच इज एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। ठीक है, तो एक स्कीम है जिसके थ्रू अपने देश में जो डिफेंस है, डिफेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजी को स्ट्रैटेजिकली और कैसे बेहतर करनी है उस पर विचार किया जाएगा। इसका मकसद है कि हमारे देश के अंदर 30 डीप टेक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ को लाया जा सके एक प्रपोज टाइम फ्रेम में। अभी हम आईडेक्स भी पढ़ेंगे, ये भी एक स्कीम है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम जान जाते हैं कि ये अदिति क्या है। अब बेसिकली क्या है ना कि इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो अपने देश में क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे डेवलपमेंट की जाएगी एक प्रपोज टाइम फ्रेम में, उसको बेहतर करने की डिस्कशंस किए जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत स्टार्टअप्स एलिजिबल होंगे जो भी, उन्हें ग्रांट इन एड दिया जाएगा 25 करोड़ तक का, ताकि वो अपने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन इन सबको बढ़ावा दे सके डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में वो इन्हें अच्छा कर सके। टाइम पीरियड की हम बात करें तो ये जो स्कीम है इसका टाइम पीरियड 2023-24 से लेके 25-26 तक है। कितने का एलोकेशन है? 750 करोड़ का है। अब स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, उनकी फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी कि वो बेहतर कार्य कर सके और बेहतर टेक्निक्स के थ्रू डिफेंस को और डेवलप कर सके। ठीक है, ये आईडेक्स के अंदर आता है। आईडेक्स क्या है ये भी अभी हम देखेंगे। आईडेक्स इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है। साथ ही साथ में ये अपने देश में एक टेक्नोलॉजी वॉच टूल भी लेकर के आएगा, जिससे जो भी गैप है, एक्सपेक्टेशन यानी कि हम जो सोच रहे हैं और जो हमारे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इन सब के बीच का जो गैप है आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए, उसको पूरा करेगा। क्योंकि जब स्टार्टअप्स वगैरह के पास, उन जैसे क्या होता है, स्टार्टअप्स या कोई उसके पास में टेक्नोलॉजीज़ तो है, हो सकता है उनके पास में मदद ना हो, पैसे ना हो, तो उस पर उनकी मदद करेगा कि वो उसको पूरा कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो पहला एडिशन होगा अदिति का, इसमें 17 चैलेंजेस होंगे। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस एजेंसी, ठीक है, इसमें ये लॉन्च किए गए हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा ना, अपने देश में जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा कि वो बेहतर तकनीक लाएं, उसका अच्छा यूज़ हो सके अपने देश की डिफेंस के अंदर। तो ये इनका मेन मोटिव हो जाएगा। नो टॉकिंग अबाउट आईडेक्स, तो देखिएगा ज़रा हम लोग समझते हैं आईडेक्स क्या है। आईडेक्स को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसको लेके भी हमें कुछ क्लैरिटी रहे, हम समझ जाएं चीज़ों को। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस दिस आईडेक्स। देखो फुल फॉर्म तो आप लोगों को पीछे ही दिख गया था। ठीक है, यस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस द फुल फॉर्म, बाकी बातें अगर हम लोग आईडेक्स की कर लें, बेसिकली क्या है ना, इसको लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और इसका मकसद क्या है कि सेल्फ रिलायंस लाए और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले डिफेंस और एरोस्पेस में। ठीक है,
ठीक है। तो इसका मोटिव था कि जो हमारा रिलायंस है, उस सेल्फ रिलायंस हो सके रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे कैसे ही किया जाएगा अपने देश की एमएसएमईज वगैरह को एंगेज करके। तो कैसे हम लोग सेल्फ रिलायंस अचीव करेंगे रिसर्च की रिसर्च कैसे हम लोग अचीव करेंगे डिफेंस एरोस्पेस में, बाय एंगेजिंग एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स, बाय एंगेजिंग एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या मोटिव था कि सेल्फ रिलायंस अचीव किया जा सके रिसर्च टेक्नोलॉजी में, डिफेंस एरोस्पेस में, कैसे स्टार्टअप्स को और एमएसएमईज को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करके एंगेज करके इसके थ्रू ये अचीव किया जा सके। आईडेक्स की फंडिंग की जाती है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फंडिंग, sorry people, okay, so here the funding is managed, funding and management by Defense Innovation Organization, funding and management by Defense Innovation ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस पूरी की जो फंडिंग और मैनेजमेंट होगी वो कौन करेगा, वो भी आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके 11 एडिशंस आ चुके हैं अलग अलग, और इसने ही अपने अंदर आईडेक्स अदिति को भी इंक्लूड किया। तो बेसिकली आईडेक्स की बात करें, अदिति की बात करें, अदिति इज अ पार्ट ऑफ आईडेक्स। और इनका क्या मोटिव है, इनका मोटिव ये है कि हमारे देश में जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में हम लोग बेहतर रिसर्च करें, बेहतर तकनीक ला सकें स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के थ्रू। इसी में अदिति को भी लॉन्च किया गया। अदिति का भी कहीं ना कहीं वही मोटिव है, ये लोग चैलेंजेस वगैरह देते हैं जिसको एमएसएमईज वगैरह जो है सॉल्व करते हैं, उनको फंडिंग दी जाती है कि वो अपने काम को और अच्छा कर सके, और जो भी तकनीक बना रहे हो उसको फर्दर यूज़ किया जा सके डिफेंस वगैरह के सेक्टर में। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट व्हाट, दैट वाज अबाउट आईडेक्स। आईडेक्स के बारे में कुछ और बातें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है वो सब आपको दिख रही है। मूविंग टू नेक्स्ट, ओके। ओके, सो चलो हमने आईडेक्स और अदिति दोनों डिस्कस कर लिया, उसका पर्पस समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, विच इज AHIDF। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AHIDF, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट एज वेल। ठीक है, देखते हैं। देखो, सो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसको अप्रूवल दिया जाएगा कैसे, जो भी इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, MSME, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसे आप लोग इनके नाम को देख रहे हो, तो इनको अप्रूव किया गया है ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, हाँ, तो इसमें अप्रूव किया गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे इन सभी के द्वारा उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, और अब देखिए बेसिकली क्या करेंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे डेयरी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मीट प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एनिमल फीड प्लांट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, तो इसका क्या मतलब हो सकता है बेटा, अगर हम लोग सोच के देखें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो पशुपालन हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि भाई आप देखो इनका सेंसस भी होता है, लाइफ स्टॉक्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, तो इनके लिए भी एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं रिलेटेड टू पोल्ट्री फार्म है या मान लो मीट का फार्म है, जो भी है उसको बेहतर कैरी ऑन किया जा सके, उसके लिए इनका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसी को ही बेहतर करने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको क्यों इम्प्रूव किया गया है, बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और इसके थ्रू ये सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा ताकि एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे, देखो अपने देश में मिल्क और मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बेहतर किया जाएगा, फिर प्राइस रियलाइजेशन जो प्रोड्यूसर्स के लिए है उसको अच्छा किया जाएगा, क्वालिटी मिल्क और मीट प्रोडक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। ऐसा होता है ना, देखो देने को तो कुछ भी दे दो, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी की नहीं दे रहे हो तो वो आपकी फूड स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करता है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका अच्छा पालन हो रहा है, तो वो अच्छी चीज़ों को प्रोड्यूस भी करते हैं, है ना। इस वजह से ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी में अगर आप देना चाहते हो तो पहले वो सुविधा भी तो लाओ, तभी तो कर पाओगे। तो जब ये सुविधा हो जाएंगी तो बेहतर क्वालिटी के मीट, मिल्क सब कुछ प्रोड्यूस किए जा सकेंगे और वो लोगों तक पहुँचाए जा सकेंगे। इसके अलावा जो भी क्वालिटी कंसनट्रेटेड एनिमल्स हैं, फीड टू द कैटल, बुफेलो, शीप, गोट, पिग एंड पोल्ट्री टू प्रोवाइड बैलेंस्ड राशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे ना, इसमें जो है 3% की इंटरेस्ट की छूट देंगे 8 साल के लिए, 2 साल का मोरेटोरियम भी देंगे, 90% तक के शेड्यूल बैंक और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के थ्रू जो भी लोन्स वगैरह मिल रहे हैं।
अब गवर्नमेंट एंटिटीज़ के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि अगर कोई कोऑपरेटिव है जो इसके अंतर्गत लोन ले रहा है और कुछ बनवाएगा तो उनको एलिजिबल नहीं रखा गया है। बेसिकली इन्होंने कहा आप लोन लो, ये सारी चीज़ों को सुविधाजनक कराओ, हम इसमें आपको छूट भी देंगे, 3% तक का इंटरेस्ट देंगे 8 साल के लिए। तो एक ऐसा फंड होगा जहाँ पे लोग इंसेंटिवाइज करेंगे, एक इस तरीके का फंड ये लोग क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे ये लोग बोले हैं कि इन्वेस्टमेंट को हम इंसेंटिवाइज करेंगे, गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी अगर आप लोग ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो। इसके लिए कौन नहीं एलिजिबल है उसकी भी बात की गई हुई है कि इसके लिए जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ भी सरकार ने पहले ही मेंशन कर दी है। अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई इस AHIDF का बेसिक मोटिव क्या है, मोटा मोटा ये काम क्या कर रहा है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है, तो एनिमल हस्बेंड्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर कराने के लिए किया गया बेटा, कि उसकी जो बेहतरी है वो की जा सके। ठीक है, ये क्या करते हैं इसमें, ये मदद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो सके, फंडिंग हो सके और उससे एनिमल हस्बेंड्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। तो लोग इसके अंतर्गत जाके लोन वगैरह को अप्लाई करते हैं, जो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं उनको लोन मिलता है, ये सब काम ये लोग करते हैं। ठीक है, क्या इस योजना के अंतर्गत कोई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि कोई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट इन्होंने कहीं नहीं रख रखा है। इंटरेस्ट सबवेंशन कितने की और कितने साल तक मिलती है वो हमने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, अब देखिएगा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक सरकार की स्कीम है। ठीक है, इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम और इसकी लॉन्चिंग की गई थी 15 फरवरी 2024, लास्ट ईयर ही आया था। इसका बेसिक मोटिव क्या है, इसका बेसिक मोटिव है कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार कंसंट्रेटेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाए, जो भी ऐसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं उनको कम किया जा सके, है ना। इस पे सरकार बहुत टाइम से कंसंट्रेटेड है। तो अभी फ़िलहाल में सरकार ने इस योजना को लॉन्च करी थी लास्ट ईयर और इसी मोटिव से लॉन्च किया था सरकार ने कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड्स में दिए जा सके, वो भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें सब्सिडी दी जाएगी कि वो अपने वहाँ पे सोलर पैनल्स लगा सकें। सोलर पैनल्स लगाएंगे तो सोलर एनर्जी के थ्रू मिलेंगी एनर्जी और फिर उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी या जिस चीज़ में है वो लोगों तक सप्लाई किया जाएगा। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ये एक अच्छा पॉइंट है ना। तो वही चीज़ है कि भाई सोलर पैनल्स लगवाए जा सके और जो सब्सिडी है इससे क्या किया जाएगा, मतलब सरकार इसमें सब्सिडी देगी। तो जो भी सोलर पैनल लगवाने का कॉस्ट आ रहा है उसका 40% इसके अंदर कवर्ड होगा। ठीक है, जो लोगों को सरकार प्रोवाइड कर देगी। इस योजना के थ्रू 1 करोड़ घरों की मदद की जाएगी कि वो सोलर पैनल्स लगवाएं। सबसे बड़ी बात है कि 300 यूनिट तक की बिजली माफ़ रहेगी। इसके ऊपर अगर आती है तो फिर सरकार को आप लोग पर यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल पे करोगे। ये बताया जा रहा है कि इस स्कीम से जो सरकार है ये लगभग 75,000 करोड़ प्रति वर्ष इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में क्या करेंगे, बचा सकेंगे। और इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से 75,021 करोड़ रुपए दिए हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026-27 तक। तो इस योजना की सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन की बात करी है कि 2026-27 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सरकार अपनी तरफ से इसमें 75,000 करोड़ रुपए भी दिए हुए हैं, जो कि आप सभी लोग देख सकते हो। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को अभी तक पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलो खैर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। अच्छा, एक और भी बात, सूर्य घर से क्वेश्चंस आने के चांसेस ठीक ठाक है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से क्वेश्चंस ठीक ठाक आ सकते हैं, पता होने चाहिए। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रहेगा, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगा, कार्बन, जाहिर बात है रिन्यूएबल एनर्जी का हम जितना यूज़ करेंगे कार्बन एमिशन उतनी कम होगी, तो कार्बन एमिशन इसके साथ ही साथ कम होगी। कौन कौन एलिजिबल है, जो भी एक इंडियन सिटीजन है, इनका अपना घर होना चाहिए और रूफ भी होना चाहिए। इसके अलावा हाउस होल्ड के पास वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए और इन्होंने और किसी भी तरीके की सोलर पैनल की सब्सिडी ना अवेल की हो। ये सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जिनकी सरकार मदद करेगी। ओके, इस स्कीम को रहने देते हैं, ये देख लेते हैं ज़रा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नौसी, तो सरकार की अभी फ़िलहाल में ये बड़ी न्यूज़ में चल रही थी। ठीक है, ज़रा हम देख लेते हैं क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर की। फसल बीमा का क्या मतलब हुआ, फसल क्रॉप बीमा इंश्योरेंस, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो
किसान भाई लोग होते हैं वो लोग कई बारी जो है फसलें वसलें लगाते हैं, चीज़ों को सेट करते हैं, एकदम से क्या होता है कुछ आंधी तूफान आया, कुछ हुआ, इनकी जो फसलें वो पूरी नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो वो एक बहुत ही कठोर चीज़ होती है उनके लिए। इतनी सारी मेहनत करके इतना पैसा लगा के किसी चीज़ की हमने खेती करी है, सब बर्बाद हो गया, फिर से नए सिरे से अब बेचे भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कहाँ से ये पैसे लाएंगे? तो इनको क्रॉप इंश्योरेंस दी जाती है कि भाई हम आपका बीमा कर दे रहे हैं, कल को अगर आपका नहीं, आपके क्रॉप का बीमा कर दे रहे हैं, अगर क्रॉप नष्ट होती है तो आप कुछ पैसे आपको मिल सकेंगे उसके हिसाब से, ताकि आप पूरी तरह से बर्बादी ना हो जाए, है ना। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस, इसको लॉन्च किया गया था सन 2016 के अंदर। ओके, जो नया क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये वन नेशन वन स्कीम थीम के अंतर्गत आया था। पहले 2 और स्कीम्स हुआ करते थे, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को रिप्लेस करके एक नया स्कीम आ गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है जो भी बेस्ट फीचर्स सभी प्रीवियस स्कीम्स के, उसको लेकर के इन्होंने, मतलब होता है ना कि सारी बेस्ट क्वालिटी ले लो और जो भी आपको ऐसा लगता है कि इसकी कोई शॉर्टकमिंग है उस शॉर्टकमिंग को आप दूर कर दो, तो उस शॉर्टकमिंग को दूर करके इन्होंने सारी की सारी बेस्ट क्वालिटीज़ को उठाया, ठीक है, और एक स्कीम बना दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये क्या करते हैं, ये लोग इंश्योरेंस कवरेज देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप, ठीक है। तो इनकम स्टेबलाइज हो सके, फार्मर्स एडॉप्ट कर सके इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फ्लो ऑफ क्रेडिट हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये लोग अपनी तरफ से इस योजना को लॉन्च किए थे। इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम लोग देख लेते हैं तो कितना इंश्योरेंस, मतलब जैसे सरकार अगर इंश्योरेंस दे रही है, कितने का कैसा इंश्योरेंस मिल रहा है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है ना, जब कभी भी कोई इंश्योरेंस कराता है तो उसे प्रीमियम भरना होता है, आप प्रीमियम भरते हो, उसी प्रीमियम के बेसिस पे आप लोगों को आपका इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। तो ज़रा हम इस बात को एक दफ़े समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक यूनिफॉर्म प्रीमियम मिलेगा 2% तक का, जो कि पे किया जाएगा फार्मर्स को सभी। जैसे मान लो कोई भी अगर खरीफ के लिए ले रहा है या राबी के लिए ले रहा है, तो अगर कोई खरीफ के लिए ले रहा है ना इंश्योरेंस, तो टोटल इंश्योरेंस का केवल 2% ही फार्मर पे करेगा, और अगर राबी के लिए ले रहा है तो टोटल इंश्योरेंस का केवल 1.5% लेगा। और यही बात अगर हम लोग करते हैं कि किसी कॉमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात हो रही है, तो उस केस में फार्मर को, मतलब जो भी टोटल प्रीमियम का कॉस्ट है, खरीफ के केस में 2%, राबी के केस में 1.5% और बाकी के केस में 5% करना होगा। एरिया बेस्ड अप्रोच होगा जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एरिया अप्रोच बेसिस पे। डिफाइंड एरियाज हर एक नोटिफाइड क्रॉप के लिए होंगी। जो यूनिट ऑफ इंश्योरेंस होंगी ये विलेज या विलेज पंचायत लेवल की होंगी, मेजर क्रॉप्स के लिए और बाकी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। कोई अपर लिमिट होगी सब्सिडी की, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि प्रीमियम का 90% या जो भी सरकार को पे करना है तो सरकार वो अपनी तरफ से पे करेगी, यानी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे। बहुत अच्छी चीज़ है जो किसानों को अवेल कराई जा रही है कि वो उसका फ़ायदा ले सके और अपनी खेत वेद को और बेहतर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो बेसिकली इसकी लॉन्चिंग कब की गई थी, इसकी लॉन्चिंग की गई थी इन द ईयर 2018, ठीक है। तो सन 2018 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और इस स्कीम का मकसद है कि ये ऑफर करे सेकेंडरी और टर्शरी केयर सर्विसेज टू वल्नरेबल पॉपुलेशन। ये हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम है, इससे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम अभी तक कहीं नहीं आया है। तो इसमें क्या होता है कि अपने देश में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के मुताबिक जो लोग भी गरीब हैं उनकी लिस्ट है, और उन लोगों को सरकार 5 लाख रुपए प्रति फैमिली इंश्योरेंस देती है कि कल को यदि कुछ होता है आपकी फैमिली में तो आप इस इंश्योरेंस के पैसे से अपने फैमिली मेम्बर का इलाज करा सकते हो, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत स्कीम का सेकेंड कंपोनेंट की तरह। इस स्कीम का मकसद होता है कि मेडिकल कवरेज दे सके 5 लाख रुपए प्रति फैमिली सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। ये लगभग 40% पॉपुलेशन को टारगेट करती है जो लोग पुअरेस्ट या वल्नरेबल्स में से आते हैं। इस स्कीम का टारगेट है कि ये 10.74 करोड़ लोगों को क्या करे, कवर करे। और कैसे पता चलता है किसको कवर करेगा, तो वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के मुताबिक पता चलता है। अब इसमें क्या होता है, ये लोग कैशलेस एक्सेस देते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज पे, ठीक है, कि आप लोग जाओ आपको आसानी से कैशलेस एक्सेस मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ अलग से पे नहीं करना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी एलिजिबल फैमिली है उन लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है और साथ ही साथ में इन्हें हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस भी मिलते हैं जिसमें सर्जरी, मेडिकल, डे केयर ट्रीटमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अब इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है या इसको देखने के लिए कौन सी एक संस्था है, तो एक संस्था है जिसका नाम है NHA, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी।
तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ये एक एपेक्स बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंडिया की फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को ये अपने वहाँ पर ले आए। ये इंटरेस्ट किया गया इसको कि ये डिज़ाइन करे, स्ट्रेटेजाइज करे, टेक्नोलॉजी बिल्ड करे, इम्प्लीमेंट करे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को और इम्प्लीमेंट करे स्कीम को स्टेट लेवल पे। तो ये सारे के सारे इसके अपने काम होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल में एक नया डिसीजन लिया गया था। पहले तो ये केवल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के मुताबिक जो गरीब थे उन्हीं के लिए था। अभी ये डिसीजन लिया गया था कि जिनकी भी उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा है वो उन सभी लोगों को ये स्कीम इंक्लूड कर लेगा, उन सभी लोगों को भी इंश्योरेंस मिलेगा 5 लाख तक का। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इस साल इसके 9 साल पूरे हुए तो काफ़ी न्यूज़ में था। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है ये एक सरकार की इनिशिएटिव है और इसको लॉन्च किया गया था सन 2016 में, जो सपोर्ट करेगा एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को अपने भारत में। ठीक है, जो गोल है इसका वो यही है कि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना सके ताकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप अपने देश में बेहतर हो सके। यानी आप कह लो कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको हर एक तरीके से सपोर्ट किया जाए। ठीक है, उनके लिए टैक्स बेनिफिट रहें, फंडिंग आसानी से मिले, उनके लिए नियम कानून थोड़े हल्के रहें ताकि बहुत मुसीबतें वाली चीज़ें ना आए, जिससे अगर कोई स्टार्टअप कोई काम कर रहा है तो उसमें उसकी मदद हो सके, ना कि उसको खींचा जाए पीछे। ठीक है, अब स्टार्टअप स्कीम के अंतर्गत और भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च किया है, जैसे कि फंड ऑफ फंड 10,000 करोड़ का फंड लॉन्च किया था। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इसको भी इन्होंने लॉन्च किया था ताकि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको समय समय पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है स्टार्टअप्स के लिए कि भाई बैंक्स वगैरह को आश्वासित किया जाए कि आप इन्हें पैसे तो नहीं करते हैं तो हम दे सकते हैं आपको पैसे। स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है जो कि स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइलिंग में मदद करती है और रजिस्ट्रेशन वगैरह में। इन सब के फुल फॉर्म्स को याद रखने बेटा, क्योंकि इनके फुल फॉर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है या इनमें से कौन सा एक ऐसा स्कीम है जो स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ज़रा आप लोगों को याद रखना है। स्टार्टअप इंडिया में क्या है, अपने देश के जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इसकी लॉन्चिंग की गई थी सन 2016 में, ताकि उनके बेहतर से बेहतर क्या किया जा सके, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था कि अपने देश में जो भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो आप ऐसे समझो कि जो भी मतलब ऐसी इंटरप्राइजेज हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एलिजिबल मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं मिल पा रही है जिनको, उन पे इनका फोकस होता है कि उन लोगों को पैसे वगैरह मिले और उन एंटरप्राइजेज को समय समय पे लोन मिले तो वो अपने काम को कर सकें। तो इसको डिज़ाइन किया गया था कि फंड द अनफंडेड, यानी कि जो ज़रूरतमंद है उनकी फंडिंग की जाए, तो जिससे कि स्मॉल बोरोवर्स को सिक्योर लोन मिल सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्या होता है ना, मुद्रा योजना के अंतर्गत जैसे जो हमारे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई, ये सभी के सभी क्या करते हैं, अपनी तरफ से लोन प्रोवाइड करते हैं हमारे देश के एमएसएमईज को। अब तो इसको बढ़ा दिया गया है लोन अमाउंट को, और अब इसको 20 लाख तक कर दिया गया है। पिछले साल तक ये 10 लाख था, अब इसको 20 लाख तक कर दिया गया। ठीक है, तो 20 लाख रुपए तक दिया जाता है अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, ताकि वो लोग इस लोन को लें और इससे अपने काम को कर सकें। मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। हमारे देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे ये अपने देश की एमएसएमईज की फंडिंग करेंगे कि उन्हें लोन मिले और वो लोग फर्दर क्या कर सकें, वो लोग फर्दर जो है अपने देश के एमएसएमईज को लोन देके उनके काम को बढ़ावा दे सके, ताकि जिनको पैसों की ज़रूरत है, मतलब बिजनेस आइडिया सब कुछ है पर पैसे नहीं है, उनको पैसे मिले तो अपना कोई बिजनेस कर सकें। जैसे जैसे बिजनेस होंगे वैसे वैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलती जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 स्टेजेस में लोन देते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन देते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख। तरुण के लोन को अब बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। पहले 10 लाख था लेकिन अब बढ़ाकर इसको 20 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट मुद्रा योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करे जो लो और मॉडरेट इनकम वाले रेजिडेंट्स हैं उनको। तो इसमें क्या करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फॉर अर्बन पुअर और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल पुअर के लिए है ये। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि हाउसिंग सभी को मिल सके अर्बन एरियाज़ में, खास तौर पर उनको जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं, मिडिल इनकम के हैं, या फिर जो लोग
लो इनकम ग्रुप वाले हैं उन लोगों को ये मिल सके। इसके अलावा एक और होता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्या करना होता है कि पक्का हाउस दिया जा सके बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ में उन लोगों को जो लोग गांव में रह रहे हैं और जो लोग बहुत अच्छे घर के नहीं हैं। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा है उसके मुताबिक इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, आप लोग ना एक चीज़ नीचे लिखिएगा सेशन के बाद कि हाउसिंग फॉर ऑल कब तक कर दिया गया है। पहले तो 2022 था, कोरोना के टाइम पे इसको चेंज कर दिया गया। अब आप लोगों को सर्च करना होगा कि हाउसिंग फॉर ऑल कब तक कर दिया जाएगा, यानी सभी को उनके घर कब तक देने का सरकार ने वादा किया है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया था सन 2000 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह से। इसका मकसद है कि ऑल वेदर रोड बनाया जा सके जिससे कि रूरल एरियाज़ को इंटरकनेक्ट कर सकें। जो भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ की कनेक्टिविटी को अच्छी की जा सके और उसको पूरा करने के लिए एक ऑल वेदर रोड डेवलप किया जा सके। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे आप सोचो कि कोई गांव देहात है और उस गांव देहात में आसपास में कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी स्कूल कुछ नहीं है, तो इनका बहुत मुश्किल है पहुंचना। कहाँ तक पहुंचना इनका बहुत मुश्किल है, स्कूल तक जाना, हॉस्पिटल तक जाना, क्योंकि रोड्स वगैरह नहीं है। अगर रोड वगैरह डेवलप करा देते हैं तो कम से कम ये लोग आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बच्चे स्कूल जा सकेंगे, लोग मार्केट तक जा सकेंगे, हॉस्पिटल्स तक जा सकेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सेस में होंगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें, ये क्या करती है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है रूरल पॉपुलेशन की उसको बेहतर करती है। बेहतर कनेक्टिविटी से जो एक्सेस होता है बेहतर चीज़ की वो हो जाएगी। फंडिंग जो है ये सेंट्रल और स्टेट मिलकर कराते हैं, जिसमें सेंट्रल अपनी तरफ से 60 देती है और स्टेट अपनी तरफ से 40% देती है। इससे जो अर्बन रूरल डिवाइड है अपने देश का वो भी कम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वही है कि भाई अपने देश में जो है हैबिटेशन अच्छी की जाए, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हॉस्पिटल, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, यहाँ तक जाना इन लोगों का सबका क्या हो, आसान हो सके। ठीक है, तो चलो अब आज के लिए हम लोग अभी आपको मेरी जस्ट तुरंत दूसरी भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने कुछ और भी स्कीम्स को डिस्कस किए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बजट। ठीक है, इन सबको कितना एलोकेशन किया गया है उसकी मैं आपको एक अलग पीडीएफ दूंगी ताकि आप लोग देख लो इस बार कितना किसको एलोकेशन किया गया है, तो वो आपको एक सेपरेट पीडीएफ मैं दे दूंगी फ्रॉम बजट। ओके, अब जरा समझते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लाया गया था, किस मोटिव से लाया गया था और इससे सरकार करना क्या चाहती है, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये सारे डिस्कशन हम अपनी आज के इस सेशन में कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ प्रधानमंत्री जनधन योजना। जैसे आप सभी देख सकते हो, तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आप देख सकते हो, इसकी लॉन्चिंग है 28 अगस्त 2014 की। और इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि रिमोट एरियाज में भी, मतलब दूर दराज की एरियाज में जो पॉपुलेशन है उसको फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। क्या किया जाए? फाइनेंशियली इंक्लूड। कैसे? उनके अकाउंट खोलकर उन्हें लोन देकर, तो इनको फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए बैंकिंग सर्विसेज के साथ में, और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे, यानी कि बहुत महंगा ना इनको सर्विस दिया जाए, ऐसा सर्विस दिया जाए जो ये अफोर्ड कर सके। तो बेसिक आप क्या कहोगे? बेसिक आप कहोगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का मोटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज समथिंग जहां पर अपने देश में दूर दराज एरियाज तक फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाता है सभी पॉपुलेशन को, और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में। तो इसको पूरा करना वाज वन ऑफ द मोटिव ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, ताकि अपने देश के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, सेविंग्स अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन अफोर्डेबिलिटी ये सब कुछ मिल सके। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, हमारे देश में जो बहुत सारी सरकार ऐसी स्कीम्स लाती है, बहुत लोगों के आपने देखे होंगे अपनी कोई खाते नहीं होते हैं। अब जैसे आप खुद ही सोचो कि कोई व्यक्ति है जिसका अपना खुद का खाता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हम बैंक तक गए, बैंक ने हमसे कहा कि अगर आप खाता खोलोगे तो आपको 500 रुपये मेंटेन करने होंगे। तो हम आप जैसे कई लोग खोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास में वो 500 रुपये नहीं संभव होता है, वो 500 रुपये उनके पास अवेलेबल नहीं है कि वो लोग उसे दे सकें, है ना। तो संभव नहीं है कई बारी कि हम उस 500 रुपये को दे पाएं या हम मेंटेन कर पाएं सालाना। ऐसे लोगों के लिए ही खास है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में बिना एक भी रुपए के खाते खुल जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो गरीब जनता होगी, अब ये ऐसा नहीं था केवल गरीबों के लिए आया था, लेकिन उनको फायदा करेगा। जो भी गरीब जनता होगी वो अपने खाते आराम से खोल सकती है। कई बार सरकार ऐसे कुछ योजनाओं को ले आती है ताकि जो भी गरीब लोग हैं उनके खाते में पैसे चले जाएं, या कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कि सोशियो इकोनॉमिक डेटा लेके किसी के लिए कोई नया स्कीम ले आई है, या कोई वेज है जो लोगों में ट्रांसफर करना चाहती है। जैसे किसान सम्मान निधि में 2-2 हज़ार रुपए किसानों को दिया जा रहा है, तो ये उनके खाते तक ट्रांसफर करने हैं, लेकिन उनके पास खाते ही नहीं है।
मिडिलमैन के थ्रू दिया जाता है, मिडिलमैन उसमें घपले कर देते हैं। ऐसे वारदात को कम किया जाए, लोगों के अपने खाते हों, ताकि सरकार जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है किसी स्कीम का तो वो उन तक पहुंच सके। इसके लिए इन सभी का खाता होना जरूरी था। उस चीज को संभव किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना से। इस योजना में एक भी रुपए की जरूरत नहीं होती है, बिना एक भी रुपए की जीरो बैलेंस अकाउंट आपका बैंक खोल देती है। ठीक है, अब जब आपके कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लेकर के आती है और डीबीटीज प्रोवाइड करती है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट्स खोले जाते हैं वहां पे इसका एक बहुत बड़ा रोल है। एलिजिबिलिटी, तो जो भी एप्लीकेंट है वो एक भारतीय होना चाहिए, इसकी उम्र 18 से 59 वर्ष की होनी चाहिए, और जो माइनर 10 साल से ऊपर है वो अगर सपोर्ट चाहते हैं अपने लीगल गार्जियन से तो उनके लीगल गार्जियन उन्हें सपोर्ट करके उनके भी खातों को खोल सकते हैं। तो ये लोग अपने खातों को खोल सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जनधन अकाउंट के बारे में कुछ बातें कर ले। अब देखो, जनधन अकाउंट जो है कोई इंडिविजुअल इसमें अपने खाते को खोल सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है किसी के थ्रू ही खोलो, हाँ किसी के थ्रू भी आप चाहो तो आराम से खोल सकते हो, जैसे कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या इस और भी आउटलेट्स जो होते हैं। अकाउंट जो भी ओपन किए जाते हैं ये जीरो बैलेंस है, यानी आपको एक भी रुपया मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कुछ कटने वाला है। हाँ, अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो अब वहां पे जो भी खाता खोल रहा है उसमें वो चेकबुक वगैरह ले सकता है। और उन्हें कुछ देखो, अब क्या है कि अगर आपको चेकबुक वगैरह चाहिए तो वहां पे आपको मिनिमम बैलेंस करना होगा, ऐसे नहीं है, लेकिन चेकबुक वगैरह चाहिए तो वहां पे मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया पूरी करनी होगी। जो भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं उन्हें एक रुपे डेबिट कार्ड दे दिया जाता है जो वो यूज कर सकते हैं सभी एटीएम्स वगैरह में कैश विड्रॉल के लिए। ठीक है, कुछ इस स्कीम की हाईलाइट के बारे में अगर हम पढ़ लें तो देखिएगा, जो अकाउंट है इसको बिना किसी रुपए के खोला जा सकता है, नो बैलेंस रिक्वायरमेंट। रुपे डेबिट कार्ड, तो रुपे डेबिट कार्ड मिलता है, बड़ी बात होती है कि इसमें इनबिल्ट इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके इसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, और अगर लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो 30,000 तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। फिर एक खास सुविधा होती है विच इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, जनरली ये करंट अकाउंट पे ऑफर होता है कि जो भी करंट अकाउंट वो तो बिजनेस वाले खोलते हैं ना, कि कल को अगर उनके पास पैसे नहीं है तो बैंक अपनी तरफ से कुछ एडवांस पैसे दिए, चलो इसे रखो, नहीं है तो आप इसे खर्च करना, ठीक है, फिर आप उसे लौटा देना। तो वो एडवांस में जो बैंक आपको पैसे दिए वो ओवरड्राफ्ट होता है। वैसे तो वो करंट अकाउंट पे मिलता है, लेकिन इस केस में जब जनधन योजना में कोई खोलता है उस केस में भी 10,000 तक का इनको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीजें, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। लॉन्चिंग ईयर क्या थी इसकी, कितने का इंश्योरेंस मिलता है, चेकबुक लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मिनिमम बैलेंस कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बैंक आपको बताएंगे कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट कितने का मिलता है, ये सब कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को अगर हम डिस्कस कर ले, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर ले। ठीक है, सो बेसिकली इस बार का जब बजट अनाउंस हुआ है तो इस बार के बजट में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में मेंशन किया गया था। तो चलो एक दफे देख लेते हैं क्या होता है ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ ओके, तो चलो एक दफे देखते हैं इसे। सबसे पहला ये है कि ये जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है इसकी हम बात करें तो इसका मकसद क्या होता है कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जो भी अपने मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को जो भी देती है ये उसमें 60% तक का गारंटी कवरेज लेगी। ठीक है, और इनका मकसद क्या होगा कि क्रेडिट फैसिलिटी 100 करोड़ तक का एलिजिबल एमएसएमईज को। अब क्या होता है ना बेटा, कई बार जो एमएसएमईज होती हैं ये जब लोन लेने जाती हैं तो उस वक्त में क्या हो जाता है, लोन लेने जा रही हैं पर इन्हें लोग लोन नहीं देते, ये सोच के कि यार ये एक एमएसएमई है, कल को हमारे लोन नहीं वापस कर पाई तो हम क्या करेंगे। तो दैट इज समथिंग लाइक, आप क्या कहोगे, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि इनको लोन आसानी से नहीं मिल पा रहा है ना। ऐसे केसेस की अगर हम बातें करते हैं तो इस केस में क्या होता है ना कि सरकार की एक क्रेडिट गारंटी वो है स्कीम है जिसमें सरकार कहती है कि आप लोग इन्हें लोन दो और अगर कल को डिफॉल्ट करते हैं तो हम कुछ परसेंटेज तक की कवरेज लेते हैं, हम इतना आपको भर देंगे ताकि बैंक्स लोन दे सके। ओके, अब इसमें जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है जो ये चीज प्रोवाइड करती है उसको 60% तक गारंटी कवरेज देने के लिए इस योजना को लाया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हो। ओके, ताकि जब भी मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग लोन दे रहे हैं तो 60% तक का कवरेज ये अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। अगर कल को ये नहीं दे पाते हैं तो हम आपको इतने पैसे लौटा देंगे, ताकि बैंक्स का ट्रस्ट बिल्ड होगा, है ना। अब इसकी कुछ हम लोग सैलेंट फीचर्स की बात करते हैं। तो जो भी बोरोवर होगा, यानी जो हम ये पढ़ रहे हैं म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसके अंतर्गत जिस भी बोरोवर को एमएसएमई को लोन देंगे उसका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो उद्यम पे होना चाहिए। तो यानी
उद्यम जो है एक तरीके से आप कह लो कि इनका रजिस्ट्रेशन रखता है, पोर्टल टाइप का है जहाँ पे इनकी सभी की रजिस्ट्रेशन होती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि उनको लोन दिया जा सके। ये लोन गारंटी देता है 100 करोड़ तक का, और यहाँ पे जो मिनिमम है 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड फॉर इक्विपमेंट और मशीनरी। इस स्कीम के अंतर्गत 50 करोड़ तक के लोन जो है ये रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 8 ईयर्स विद 2 ईयर्स मॉरेटोरियम दिए जाते हैं। जब लोन्स की कीमत 50 करोड़ अबव होती है तो हायर रीपेमेंट स्केड्यूल और मॉरेटोरियम पीरियड भी लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि इस बारी जब बजट आया था तो उसमें इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, इसलिए थोड़ा जानना हमारे लिए जरूरी है। ओके, बाकी आप देख सकते हो कि इनका जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन होता है वो 5% होता है। एनुअल गारंटी फी जो है लोन का इस स्कीम के अंतर्गत वो निल होता है। फिर जो स्कीम है ये एप्लीकेबल है सभी लोन्स पे जो सैंक्शन किए जाएंगे माइक्रो क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इन सभी के लिए इसको लागू किया जाएगा। बेसिक मोटिव क्या है कि जो भी बैंक है उनका अपना ट्रस्ट इसके ऊपर बिल्ड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंड ऑफ फंड्स स्कीम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, जब भी हम लोग कभी बात करते हैं फंड ऑफ फंड्स की, तो क्या होता है ये फंड ऑफ फंड्स? आप ऐसे समझो कि कई लोगों से फंड लेके एक आप बड़ा फंड क्रिएट कर रहे हो जिसको किसी पर्टिकुलर चीज में आप यूटिलाइज करोगे। फंड ऑफ फंड्स मतलब फंड्स का मिला के आपने एक फंड बनाया है ना, दैट इज फंड ऑफ फंड्स। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो अभी फिलहाल में फंड ऑफ फंड्स की हम बात कर रहे हैं इस स्कीम की। इसकी शुरुआत, अच्छा एक बार SBI 2019 में पूछा गया था FOF का फुल फॉर्म, ये SBI 2019 के मेंस में आया था। सो दैट वुड हैव बीन वेरी इजी, उसको आसानी से लोग कर लिए होंगे, है ना। चलो देखते हैं हम जरा। तो इसको अप्रूव और एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में, और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा गया था। ठीक है, 14-15 कमीशन साइकिल के हिसाब से ये चल रही थी, उसी के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करना है 25-26 तक बेसिकली। अब इसका मकसद क्या है कि जो हमारे देश की स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिनको डोमेस्टिक कैपिटल की नीड है, ये फंड से फंड कलेक्ट करके और उनको पैसों को प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपनी डोमेस्टिक कैपिटल की नीड को पूरी कर सके। ठीक है, जो स्कीम है ये डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप्स में, ये क्या करता है कैपिटल प्रोवाइड करता है जो सेबी रजिस्टर्ड AIF है उन्हें, जिन्हें डॉटर फंड्स कहते हैं, जो फिर इन्वेस्ट करते हैं मनी इंडिया की स्टार्टअप्स में। यानी जो हमारे देश में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है उनमें पैसे देता है और उनके थ्रू हमारे देश के स्टार्टअप फंड्स में पैसों को लगाता है। ठीक है, जो स्टार्टअप है उसमें, सॉरी। ओके, तो ओवरऑल मोटिव क्या हो गया कि हमारे देश के जो स्टार्टअप्स हैं उनको टाइम टू टाइम कैपिटल मिलती रहे और उस कैपिटल से वो अपना बिजनेस अच्छा कर सके। ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे मैंडेट दिया गया है कि ऑपरेट करेगा इस फंड को कैसे, सिलेक्शन ऑफ कुछ AIFs के थ्रू। डॉटर फंड की यहाँ बात की जा रही है जो AIFs को कहते हैं। AIF सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो AIF सपोर्ट किए जा रहे हैं FFS में, ये कहा जाता है इन्हें कि आप कम से कम 2 गुना उस अमाउंट को दो कमिटेड अंडर FFS इन स्टार्टअप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि जिनको पैसे दिए जाएंगे जो फर्दर हमारे देश में स्टार्टअप्स में लगाएंगे, तो उनसे क्या कहा जाता है, जो भी AIF सपोर्टेड FFS हैं इनसे बोला जाता है कि आप कम से कम 2 गुना टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2 times द अमाउंट कमिटेड अंडर FFS, तो ताकि ये लोग दुगुना उस पैसों को लगा सकें जो FFS में बोला गया था, कमिट किया गया था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फंडिंग हो और ये बेहतर से बेहतर काम कर सके। तो आप समझो फंड्स को मिला करके एक फंड बनाया जाता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को दिए जाते हैं पैसे। वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से कहा जाता है कि आप हमारे देश के स्टार्टअप्स को दो ताकि स्टार्टअप्स के जो भी अपने प्रोजेक्ट हैं वो उसको कमी को पूरी कर सके। बेसिकली कैपिटल की नीड होती है, कई बार इनको आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज भी कर लेंगे लेकिन कैपिटल नहीं है इनके पास, कैपिटल से ही तो टेक्नोलॉजी भी बाहर से ला सकते हैं, तो वो चीज़ कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, तो उनको और बेहतर उनकी परफॉर्मेंस हो सके, वो और अच्छा कर सके, इसलिए सरकार इस स्कीम को लॉन्च की थी। कब? 2016 के अंदर, ताकि स्टार्टअप्स को कैपिटल मिल सके और उनकी डोमेस्टिक कैपिटल की नीड को पूरी की जा सके थ्रू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर जिन्हें डॉटर फंड्स भी कहते हैं। AIF या डॉटर फंड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, AIF के बारे में हम लोगों ने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत दफे डिस्कस कर रखा है, तो आई होप आप लोगों को वो एक चीज पूरी तरह से क्या होगी, क्लियर होगी, है ना, कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते क्या हैं। अगर नहीं है तो प्लीज आप लोग उस क्लास को देखा करिए, वहां पे हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं इन चीजों की, जिससे आप लोगों को कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाए कि हाँ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इनको डॉटर फंड्स भी कहती हैं। ओके, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हम देखते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, मनी को पूल कर रहे हैं, शेयर्स में, स्टॉक्स में पैसों को लगा रहे हैं। इस केस में क्या हो जाता है बेटा, इस केस में ये हो जाता है
कि ये लोग मनी को पूल करते हैं और जो ट्रेडिशनल होता है ना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उन ट्रेडिशनल चीजों में ना लगा के कहीं और पे अपने पैसों को लगाते हैं। ओके, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ भाई, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट AIF कि जैसे क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में भी यही होता है ना कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो बहुत सारी जगह से पैसों को कलेक्ट करते हैं, फिर किसी कंपनी के शेयर्स स्टॉक्स में लगाती हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले भी यही करते हैं, पैसों को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे लगाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल मैनर में काम करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट की कंपनी में लगा देंगे, ऐसी कंपनीज में पैसों को लगा देंगे, या आप लोग कह लो कि कमोडिटीज में लगा दे देंगे, प्राइवेट इक्विटी में लगा देंगे, वेंचर कैपिटल में। ये लोग इस तरीके से अपने काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी नॉन ट्रेडिशनल मैनर में। ओके, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। सो इस बार इसको अनाउंस किया गया था बजट में, आपने देखा होगा काफी कुछ इसके बारे में बताया गया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? देखिए, ये एक नया इनिशिएटिव है जिससे कि जो लर्निंग है ना वो ज़्यादा एक्सेसिबल बनाई जाएगी डिजिटल टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल्स के थ्रू इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ये लोग, लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे। कैसे? डिजिटल टेक्स्ट बुक के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं कुछ ऐसी एरियाज हैं जो बहुत दूर दराज हिली एरियाज पर हैं या जहाँ से कनेक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे नेटवर्क है तो वहाँ के बच्चे कम से कम ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं ना। इस चीज़ का यूटिलाइजेशन अच्छा किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई सारे सेक्टर्स में तो उसका रिजल्ट देखने को मिला भी है। तो अभी फिलहाल में जैसे आप देख सकते हो कि एक नया योजना आया है जो इज नोन एज भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अब इसके थ्रू क्या किया जा रहा है ना कि जो भी लर्निंग है उसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। कैसे? डिजिटल टेक्स्ट बुक को ऑफर करके, स्टडी मटेरियल्स दे करके अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये टेक्स्ट बुक अपनी एक्सेस कर सकेंगे, लर्निंग रिसोर्सेज इन डिजिटल, ठीक है। तो ऑनलाइन ये लोग आसानी से एक्सेस कर सकेंगे, इन लोगों को टेक्स्ट बुक वगैरह जो है ये डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू मिल सकेंगे। इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं इन्हें स्टडी मटेरियल्स दिया जा सके रीजनल लैंग्वेजेस में, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है कि किसी को हिंदी ना आती हो या कहीं की इंग्लिश ना अच्छी हो, तो अगर हम लोग उनकी लैंग्वेजेस को समझ के उसमें ही उनकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर सके तो उनके लिए लर्निंग ईजी हो जाएगी, है ना। तो वही है कि इसका मकसद जो है वो यही है कि स्टूडेंट्स अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के जो हैं उन्हें स्टडी मटेरियल्स मिल सके उनके रीजनल लैंग्वेज में, जिससे वो आसानी से बढ़ सकें। इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को एक साथ पढ़ाना आसान किया जा सके उन लोगों की रीजनल लैंग्वेजेस में चीज़ों को लॉन्च करके, ठीक है। तो इनिशिएटिव जो है ये कॉम्प्लीमेंट करेगा सरकार की जो पहले वाले स्टेप्स थे जिससे एनहांस किया जा सके एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अस्मिता इनिशिएटिव, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग अभी अस्मिता के भी बारे में पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि जो भी स्टूडेंट्स स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में ये टेक्स्ट बुक को एक्सेस कर सकें और लर्निंग रिसोर्सेज देख सकें डिजिटल फॉर्मेट में। इस स्कीम का बेसिक मोटिव है कि जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ों को नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाते उनकी भाषा में आए चीज़ें ताकि वो उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इट एम्स टू ब्रिज द गैप इन एजुकेशनल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे कि आप लोग इसे देख सकते हो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सरकार की जो योजना थी अस्मिता, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग इनिशिएटिव, इसको जरा देख लेते हैं कि ये कैसे इसको सपोर्ट करती है। देखो, अस्मिता के बारे में जानते हैं। ये एक इनिशिएटिव है जो डेवलप करेगी 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में अगले 5 साल में, ठीक है। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूजीसी का, भारतीय भाषा समिति और हाई पावर्ड कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, ठीक है। जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये प्रमोट करे, इंटीग्रेट करे इंडियन लैंग्वेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा डीपली इनटू द एजुकेशन सिस्टम। कैसे? देखो, अब इसका क्या काम होगा। बेसिक मोटिव है कि 22,000 किताब को छापे इंडियन लैंग्वेजेस में अगले 5 सालों में, ठीक है। डेवलप करे, छापे नहीं, डेवलप करे 22,000 किताबों को। किसने किसने किया इसको? यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भारतीय भाषा समिति और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिलकर के इसको लाए हैं। इसका मोटिव यही है कि हमारे देश में जो इंडियन लैंग्वेजेस है इनको प्रमोट और इंटीग्रेट करें एजुकेशन सिस्टम के साथ ही साथ में बच्चों की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है अलग अलग भाषा वाले उनको और बेहतर कर सके। तो एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है ताकि एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में, ऐसा ना हो कि लैंग्वेज एक बैरियर बन जाए, कहीं का बच्चा कुछ नहीं पढ़ पा रहा है तो उस ब्रिज को उसको जो है गैप को ब्रिज किया जाए और ऐसी चीज़ों को खत्म किया जाए। 13 नोडल यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी। यूजीसी ने क्रिएट किया एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
बुक राइटिंग प्रोसेस के लिए कि कैसे आप लोग लिखोगे, उनकी असाइंड लैंग्वेज में कैसे किताबों को लिखोगे ताकि उसे पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। अब इस एसओपी में और क्या क्या इंक्लूडेड है ये आप देख लेना। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा अस्मिता का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितनी बुक्स को डेवलप करेगा कितने ईयर्स में, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद होने चाहिए। नेक्स्ट पीएम स्वनिधि, अब चूंकि ये भी इस बार के बजट में इसको भी हाईलाइट किया गया था तो जरा इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पीएम स्वनिधि स्कीम? ओके 1 मिनट। हाँ देखिए, सो पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जून 2024 को, ताकि प्रोवाइड कर सके अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स स्ट्रीट। ठीक है, तो अभी जब कोविड आया था तो उस दौरान हमने देखा था कि जो लोग भी मतलब ठेले वाले, रेडी वाले, ये लोग जो स्ट्रीट्स वगैरह पे कुछ सामान वगैरह बेचते थे, इन लोगों का बहुत नुकसान हो गया था। लॉकडाउन के वक्त कोई ना जा सकता था ना आ सकता था, तो इन लोगों का बिजनेस बहुत उससे इफेक्ट हुआ था। अब उस केस में सरकार ने लॉन्च किया था ये इस योजना को, जिसका नाम था पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत सरकार क्या कर रही थी कि जो भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स थे उन लोगों को 10-10 हज़ार तक का लोन दी कि आप लोग ये 10 हज़ार तक का लोन लो और इससे अपने बिजनेस को फिर से बेहतर करो। ठीक है, अगर टाइम पे रीपे कर दे तो फर्दर 20,000 मिलेगा, फिर रीपे कर दो तो 50,000। इस तरीके से सरकार ने रखा कि अगर आप उसको टाइमली रीपे कर दो तो हम आपको यही दोबारा से लोन और बढ़ा कर देंगे। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया था कोविड लॉकडाउन में। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है सिडबी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मकसद था कि जो भी वेंडर्स हैं इनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा सके ताकि कोविड के लॉस को रिकवर कर सके। इनका एक रेगुलर लोन रिपेमेंट प्रोविजंस कर दिया गया था। ठीक है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ाने के लिए इनसे कहा गया था कि आप जितना ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाओगे उतने आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ अपने फीचर्स हैं, जैसे कि माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रीट वेंडर्स को। माइक्रो क्रेडिट यानी कि बेसिकली लेस देन 1 लाख लोन। तो ये जो लोग सड़क वड़क पे अपने ठेले को लगाते हैं उन लोगों को कोलैटरल फ्री है, यानी कि बदले में कुछ गिरवी नहीं रखे हो, तो कोलैटरल फ्री लोन इन लोगों को देता है 10 हज़ार तक का। इंटरेस्ट रेट काफी लो होता है। ठीक है, इस स्कीम का जो ड्यूरेशन था वो इनिशियली मार्च 2022 था, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया दिसंबर 2024 तक, ताकि एनहांस कोलैटरल फ्री लोन दिया जा सके। वेंडर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है डिजिटल लोन पेमेंट ऑप्शंस के लिए, उन्हें कैशबैक, मतलब अगर कोई डिजिटल पेमेंट ऑप्शन करा रहा है ना कि डिजिटल पेमेंट हम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ कैशबैक भी सरकार देती है ताकि डिजिटल पेमेंट इससे और ज़्यादा हाईलाइट हो सके और ज़्यादा एनहांस हो। ठीक है, जो भी अर्ली रिपेमेंट करता है लोन का उनको 7% सब्सिडी तक दी जाती है, सब्सिडी छूट दे दी जाती है। कोलैटरल सिक्योरिटी जो है वो नो कोलैटरल सिक्योरिटी हैज टू बी पेड टू। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ गिरवी नहीं रखना है ताकि लोन लिया जा सके, बिना गिरवी का ये लोन मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए पीएम स्वनिधि लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी वेंडर्स हैं जो वेंडिंग कर रहे हैं मार्च 24, 2020 के पहले से, उनके लिए है ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, टाउन वेंडिंग कमिटीज। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं इनको वेंडिंग का, जब सर्वे कंडक्ट हो जाता है उसके बाद से ये लोग लोन दे सकते हैं। पीएम स्वनिधि में जो भी ऑलरेडी बेनिफिट कर चुके हैं वो 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और फर्दर फैसिलिटेट किया जा रहा है कि और भी बैंक लोन लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड भी लाए गए हैं 30,000 रुपए लिमिट तक के, ताकि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग दिया जा सके। ये पूछा जा सकता है कि यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड इनके लिए कितने के लाए गए हैं? 30,000 के लाए गए हैं, ताकि इनको और कैपेसिटी बिल्ड किया जा सके और ये अपनी खरीदारी वगैरह और अच्छी कर सके, अपने बिजनेस को और अच्छा कर सके। ठीक है, नाउ मूविंग टू द जल जीवन मिशन। ओके, सो व्हाट इज जल जीवन मिशन? अच्छा, जल जीवन मिशन के बारे में तो बहुत डिस्कशन होती है, इस बार के बजट में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली जल जीवन मिशन को सन 2019 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका मकसद था कि प्रोवाइड करेगा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ताकि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ड्रिंकिंग वाटर दे सके सभी रूरल हाउस होल्ड्स को देश में बाई 2024। जल जीवन मिशन जो है ये एम्फेसाइज करेगा विलेज लेवल प्लानिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हर एक वाटर सप्लाई डिसीजन पे। ठीक है, मिशन मैंडेट करता है कि कम से कम 50% मेंबर जो हैं विलेज वाटर और सैनिटेशन कमेटी की ये महिलाएं हों। तो बेसिकली पानी की जो समस्या उसको हल करने के लिए सभी गांव में हर एक घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुंच सके, इस वजह से सरकार ने जल जीवन मिशन की लॉन्चिंग करी थी सन 2019 में, जिसका मकसद है कि पर हेड 55 लीटर पानी प्रतिदिन ये दे सके। पहले तो ये था कि हर एक घरों में 2024 तक इसका कनेक्शन दिया जाएगा, इस साल उसको बढ़ाकर 2028 कर दिया गया।
JGM एम्फेसाइज करता है विलेज लेवल प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हर एक वाटर सप्लाई डिसीजन में। ये मिशन ये भी मैंडेट करता है कि जो 50% मेंबर हैं विलेज वाटर और सैनिटेशन कमेटी पानी समिति की, ये महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कुछ अचीवमेंट। तो जब इस बार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था बजट के पहले, उसमें बताया गया था कि 12 करोड़ फैमिलीज को अभी तक एक्सेस दिया जा चुका है पाइप ड्रिंकिंग वाटर का, जो 2019 में 3.23 करोड़ था। स्टेट जिन्होंने अचीव किया है तो 100% उनकी अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। यूटीज जिसने अचीव किया है ये है अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड पौंडीचेरी। ठीक है, इन्होंने ये अचीवमेंट की है। इस बार जब बजट आया था तो इसको जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया था 2028 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ये भी इस बार के बजट में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया था अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो चलो इसे भी देख लेते हैं थोड़ा। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी को और इन्हांस करने के लिए, अपने देश को और बढ़िया उसमें परफॉर्म कर सके, इसलिए लाया गया। अब इसमें क्या इनका मकसद होगा कि लोग 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कर सकें बाय द ईयर 2047। करंट कैपेसिटी कितनी बेटा 8 गीगावाट, इसको 100 गीगावाट करने की बात हो रही है। इसके लिए क्या करने वाले हैं ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे फोकस करेंगे। 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है R&D के लिए, ताकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप कर सके। फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा कुछ की लेजिस्लेशंस के थ्रू। ठीक है, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और हमारे वहाँ पे जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है प्राइवेट प्लेयर्स का, उसको इसमें थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन से थोड़ा और हम अच्छा रिजल्ट इसमें कुछ अचीव कर सकें। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एनहांसिंग इंडियाज न्यूक्लियर कैपेसिटी। ठीक है, तो अब इसमें सरकार ने अभी अपनी तरफ से क्या क्या किया है उसके बारे में कुछ और चीजें लिखी हुई है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो कंस्ट्रक्ट और कमीशन करेंगे 10 रिएक्टर्स को। ठीक है, इंडिजिनस माइलस्टोन, तो राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंडिजिनस रिएक्टर, इसने अचीव की है क्रिटिकलिटी 2024 में। भारत स्मॉल रिएक्टर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंड करी अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को भारत स्मॉल रिएक्टर्स के थ्रू और एक्सप्लोर करिए पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में। ठीक है, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब भी आप लोग देख लेना, रटने वाली कुछ चीजें उसको रट लेना। ठीक है, चलो अब जरा हम देख लेते हैं अबाउट उड़ान। सो उड़ान इज समथिंग लाइक, बहुत बार पढ़ा हुआ है, अक्सर करंट अफेयर्स में भी ये न्यूज आती रहती है इसको लेकर के। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस उड़ान? देखो, अरे इसको लेकर कुछ है नहीं। चलो अभी हम लोग ये स्वामी फंड वाला खत्म करके फिर उड़ान के डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली उड़ान का मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ। एक योजना है जिससे अपने देश में जो एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, ये सब है ना, उनको कनेक्ट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो रीजन्स के साथ में। अभी ये खत्म करके मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो चलो पहले हम लोग स्वामी फंड पढ़ लेते हैं, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। ठीक है, देखिए अभी फिलहाल में स्वामी फंड 2 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर की चैलेंजेस को एड्रेस करेगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एक बजटरी प्रोविजन 15,000 करोड़ का, ताकि जो 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स हैं इनको कंप्लीट किया जाए। इसका मकसद है कि जो तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसमें डिले हो रही है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, उसको खत्म किया जाए। और रियल एस्टेट सेक्टर बहुत प्रेशर में भी रहा है, अनसोल्ड इन्वेंट्री और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, मतलब जैसे अभी मैं नोएडा में हूँ, नोएडा में तो ये एक ट्रेंड है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल्ड हैं, जो हुए ही नहीं है। तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए स्वामी फंड का लॉन्च किया गया है। अब खत्म का ये मतलब नहीं है कि एकदम उसको गिरा बढ़ा ही देगा, यहाँ पे इसका मतलब उनको कंप्लीट करने के लिए, उसका पूरा करने के लिए इन्होंने इसकी लॉन्चिंग करी है। इसके थ्रू ये क्या करेंगे कि जो तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसमें डिलेज हो रहे हैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से, वहां पे ये लोग क्या करेंगे, थोड़े सा प्रेशर वेशर बना के और उनको कंप्लीट करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो कई बार क्या होता है ना कि जो भी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी टाइम पर पैसे नहीं जमा कर पाते हैं, कुछ और घपलेबाजी कर देते हैं, तो उनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं जैसे के तैसे रह जाते हैं। उन्हीं को पूरा कराएंगे, 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स तक पूरी कराएंगे, ताकि जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं उनको कुछ सुकून मिल सके और उनके जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, जो पैसे रुके हुए हैं, वो खत्म हो, वो लोग अपने घर में जा सके, उनको पैसे वापस मिल सके, कुछ उसका एक वो आ सके, ऑल्टरनेटिव आ सके, है ना। देखो स्वामी फंड, तो स्वामी फंड को 2019 में लॉन्च किया गया था।
एक सरकार की इनिशिएटिव है जिसमें सरकार डेट फाइनेंसिंग देती है स्ट्रेस्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। जैसे जो भी ऐसे है ना स्ट्रेस्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको सरकार अपनी तरफ से कुछ लोन वगैरह देती है कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को पूरी करो। इसको मैनेज किया जाता है SBI कैप वेंचर्स फंड। और जो फंड है ये लास्ट रिसोर्ट होती है, जैसे कोई भी जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए एक लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करता है कि भाई आप ये पैसे लो, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करो, अपने वहाँ के लोगों को भेजो वहाँ पे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट को उनको भी असिस्ट करता है जो लोग पुअर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रखे हैं या कोई और वजह से स्टक है। जो फर्स्ट रैंक था स्वामी फंड का, इसमें अप्रोक्सीमेटली 15,500 करोड़ रेज हुए थे। जो फंडिंग है ये प्रायोरिटाइज करती है डेट फाइनेंस को, रेरा रजिस्टर्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, और जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो नेटवर्थ होती है पॉजिटिव बट रिक्वायर्ड लास्ट माइल फंडिंग। बाकी जो फंड है इसने फैसिलिटेट किया है कंप्लीशन लगभग 50,000 ड्वेलिंग यूनिट्स का, और एडिशनल 40,000 एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं 2025 में, ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह रुके हुए हैं ना वो प्रोजेक्ट्स रुके ना रहे, उनको कम से कम एक ठिकाना मिल सके और उसको सही समय पे पूरा किया जा सके, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट की हम अगर बात करें तो अगस्त 2024 में लगभग 1981 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल्ड हैं, जिसको अगर हम टोटल करें तो 5.08 लाख यूनिट्स हैं अपने देश में 42 सिटीज़ में। ग्रेटर नोएडा में, जैसा मैंने आपसे कहा नोएडा, ग्रेटर नोएडा इसका एकदम एक हब है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि बड़े बड़े बिल्डर्स हैं बना करके आधा प्रोजेक्ट छोड़ दिए हैं, ना तो उसको खरीदने वाला उसके अंदर ही जा सकता है, ना किसी को बेच ही सकता है, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत है यहाँ पर। ग्रेटर नोएडा में ऐसे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं Tier 1 सिटीज़ में, उसके बाद थाने और गुरुग्राम में। नोटेबली दिल्ली NCR में 44% इंस्टॉल्ड यूनिट का है। अगर आप देखो बेनिफिट फॉर होम बायर, तो स्वामी फंड का मकसद ये होगा कि एक रिलीफ दे सके होम बायर को जो स्ट्रगल कर रहे हैं EMI से। मतलब अब क्या हुआ ना, मान लो किसी बंदे ने घर खरीद लिया किसी प्रोजेक्ट में, और वो जो भी बिल्डर था, डेवलपर था, वो बोला कि हम अभी नहीं दे पाएंगे, वो बर्बाद हो गया, कुछ हो गया, वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अब जिसने घर खरीदा है वो ये सोच रहा था कि भाई जब मेरा घर मिलेगा तो हम अपने घर में चले जाएंगे, तो उसकी EMI कट रही थी। अभी करंट जहाँ रह रहा है वहाँ रेंट भी दे रहा है, तो इनके ऊपर डबल खर्चा पड़ जाता है, मतलब बहुत ही बेकार है ये। तो कहीं ना कहीं जो है उनकी मदद करेगा ये। और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जैसे कि आम्रपाली ग्रुप, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है फंड की इफेक्टिवनेस को। जो कंप्लीशन है स्टॉल प्रोजेक्ट की, ये सिर्फ होम बायर्स को ही नहीं बल्कि अपने देश में हाउसिंग सेक्टर को भी थोड़ा सिमुलेट करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हें फायदे होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट स्वामी फंड। स्वामी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द फुल फॉर्म, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बारे में भी चूंकि बजट में चर्चा की गई थी तो इसे भी एक दफे देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, देखिएगा प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2018-19 में, ताकि जो भी क्वालिटी है रिसर्च का अलग अलग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री उसको बेहतर किया जा सके अपने देश में, ठीक है। जो स्कीम है ये अट्रैक्ट करती है बेस्ट टैलेंट को रिसर्च में और उन्हें फेलोशिप भी देती है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई कोई बहुत अच्छा है लेकिन पैसों की कमी से वो अपनी ट्रेनिंग या अपनी ख्वाब नहीं, मतलब ख्वाब का मतलब ये नहीं है पर्सनल कुछ कर रहा है, मतलब कुछ फेलोशिप के अंतर्गत कोई नई चीज को खोजना, कुछ करना, उसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। PM रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 10,000 फेलोशिप। अब इन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में ये और 10,000 करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में, खास तौर पर ISC और IITs में। किस साल में कितने पैसे देते हैं वो आप देख लो। तो फर्स्ट ईयर में 70,000, फिर 70, फिर थर्ड ईयर में 75, फोर्थ ईयर में 80 और फिर फिफ्थ ईयर में भी 80। ये इतने पैसे देते हैं फेलोशिप के अंतर्गत, जो कि आप लोग देख सकते हो। मकसद क्या होता है बेटा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे अगर कोई रिसर्च फेलो है, कुछ कर रहा है, तो उसके प्रोजेक्ट में पैसों की वजह से रुकावट ना आए, तो सरकार उन्हें पैसे देती है कि आप इस प्रोजेक्ट को अपने पूरे कर सको, अपने काम को पूरा कर सको, ठीक है। इस बार बजट में अनाउंस किया गया कि सरकार 10,000 फेलोशिप अगले 5 सालों के लिए और लेकर के आएगी। नेक्स्ट है नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका मकसद होगा कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं इनको पूरा किया जा सके अपने देश में। यार ये लैंड रिकॉर्ड का ना बहुत परेशानी वाली बात है। क्यों परेशानी है? क्योंकि यार आप अगर कभी भी देखो तो क्या होता है कि एक जमीन को एक ही व्यक्ति 10 लोगों को बेच आता है, और फिर पता चलेगा अरे ये तो मेरे नाम का नहीं, ये मेरे नाम का है, फिर पता चला अरे ये तो बिकने वाली जमीन ही नहीं थी। तो सब बहुत तमाशे हैं, घर घर में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, खून खराबा हो रहा है, मतलब जमीन ना हो गया क्या हो गया। अपने देश में तो बहुत मुसीबत है।
तो नेशनल जियो स्पेशल मिशन को सरकार लॉन्च की है, इस बार बजट में अनाउंस किया सरकार ने। इन्होंने कहा कि जो लैंड रिकॉर्ड है इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और अर्बन प्लानिंग को बेहतर किया जाएगा। ये जो पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क है उसके साथ में मिलकर के ये लोग क्या करने वाले हैं, जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा को अच्छा करेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी चैलेंजेस है, जो कि जमीन को लेकर के विवाद हैं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, और उस पर्टिकुलर, अब क्या हुआ कि ये बहुत बड़ी जमीन है लेकिन यहाँ विवाद ही चल रहा है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि विवाद चल रहा है इस जमीन पे। विवाद तो छोड़ो, वहां की डेवलपमेंट भी रुक जाती है साथ ही साथ। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस केस में हम लोग लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह जहां रहते हैं जिससे कि उस रीजन की डेवलपमेंट रुक जाती है, ऐसी चीजों को रिजॉल्व करेंगे। जियो स्पेशल का मतलब होता है डेटा या इंफॉर्मेशन जो कि एक लोकेशन से रिलेट करते हैं, तो एक लोकेशन की जो भी डेटा है उसको ही जियो स्पेशल कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि ऐसे लोकेशन की डेटाबेस को तैयार करेंगे। गवर्नमेंट का मकसद है कि लैंड रिफॉर्म को बेहतर किया जा सके और चीज़ों को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सके। ये क्या करेगा, सिर्फ सरकार की एजेंसीज को नहीं लेकिन प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी बहुत फायदे देने वाला है। जैसे आप देखो, कोई बड़ी कंपनी ने किसी ज़मीन को खरीद दिया, अब उस पर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है, केस चल रहा है कि नहीं यहाँ पे ये लोग रहते थे, इनको नहीं। जैसे यूपी में अभी चल रहा था, जब योगी जी ने गोरखपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन वाला कुछ अनाउंस किया था, उस टाइम पर चल रहा था, अडानी का केस चल रहा था, तो ये सब बहुत चलता रहता है, ठीक है। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं फायदे करने वाली है। नेशनल जियो स्पेशल मिशन जो है ये सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगी अलग अलग सेक्टर्स को, अर्बन डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, और इसका फोकस होगा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर करना अपने देश के अंदर, ठीक है। तो इस मकसद से इसको लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ज्ञान भारतम मिशन, तो देख लेते हैं। इसके भी बारे में सरकार ने इस बार के बजट में बताया था अबाउट ज्ञान भारतम मिशन। सो व्हाट इज दिस, यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस किया गया है ज्ञान भारतम मिशन को, जिसमें 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट को कंजर्व किया जाएगा, डॉक्यूमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल मिशन है, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज लाइंग विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, कि सबसे पहले हम देख लेते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है। मैन्यूस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन कॉम्पोजिशन होता है, पेपर, बार्क, क्लोथ, मेटल, पाम लीफ या किसी और मटेरियल पे, जो डेट बैक करता है कम से कम 75 ईयर्स, ठीक है, जिसकी साइंटिफिक, हिस्टोरिकल या एस्थेटिक वैल्यू होती है। लिथोग्राफ, प्रिंटेड वॉल्यूम जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट को अलग अलग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज में रिटन होता है, अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे कि संस्कृत रिटन इन ओरिया स्क्रिप्ट, ग्रंथ स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऐसे लिखा होता है। ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के, जैसे एपिग्राफ, रॉक्स पर या फोमेंस को देखें, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे नॉलेज कंटेंट होते हैं। तो सरकार ने कहा है कि अपनी तरफ से ज्ञान भारतम मिशन ला रहे हैं, जिसमें इस तरीके के 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट को ये कंजर्व करेंगे, ठीक है। ये एक स्पेशल मिशन होगा, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन ऑफ इंडिया की मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज के लिए। इसका मकसद होगा कि 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट को कवर करे। की कंपोनेंट जो है वो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाया जाएगा, मतलब कि जहाँ पे सब स्टोर्ड हो, रिपोजिटरीज काइंड ऑफ गोदाम, तो यहाँ पे सब कुछ स्टोर किया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह से काम करेगा नॉलेज शेयरिंग के लिए, और जो स्टोर हाउस है इससे डिजिटाइज किए जाएंगे, सेंट्रलाइज करेंगे इंडिया की जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको। ये एक्सेसिबल होगा रिसर्चर, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशंस को जो कुछ नए काम कर रहे हैं, ताकि हमारी सभ्यता, हर चीज़ को हम लोग रखें भी, डिजिटली स्टोर भी हो और उससे मदद भी मिल सके, ओके। सो दैट वॉज अबाउट ज्ञान भारतम मिशन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। चलो अब जरा हम लोग कुछ होली के ऑफर को भी देख लेते हैं, जो अभी टीम बैंकिंग वाला आपको ऑफर कर रही है। तो जैसे आप देख सकते हो, सभी लोग की होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स अपनी लाइफ को और ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो बैंकिंग वाले के इस बेहतरीन से ऑफर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो बुरा न मानो डिस्काउंट है, और 1 ईयर का अस्त्र सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो रहा है, साथ ही साथ में होली पर फ्लैट 500 ऑफ आपको मिल रहा है सभी के सभी महापैक पे। तो महापैक क्या होता है कि एक ऐसा पैक है जिसमें हमारी जितनी भी कोर्सेज आते हैं आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो सिर्फ एक बारी। उसमें अगर आपने एनरोल किया तो सभी बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हो। उस पर आपको 500 ऑफ मिल रहा है जितनी भी हमारे महापैक है, चाहे 6 मंथ या सॉरी ये आपका कब से कब तक रहेगा, 14 to 18 मार्च रहेगा। और हमारे जो भी महापैक्स मिलते हैं आप लोगों को 1 ईयर 2 ईयर वाले, उन सभी पे मिलेगा। अस्त्र बैंक एग्जाम की भी लॉन्चिंग हो रही है, इंग्लिश में होगा, 2199 में आप देख सकते हो। 1 साल के लिए वैलिड होता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क और बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे एग्जाम की कवरेज होती है। इसमें आपको बैचेस मिलती हैं लाइव रिकॉर्डेड, 2000 लाइव क्लासेस होती हैं, 500 मॉक क्विज़ेस होते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी आपको इसमें मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक महापैक को भी आप देख सकते हो।
फिलहाल में प्राइसेस बढ़िया ड्रॉप हुए हैं 6, 12, 24 मंथ्स वाले पे। आप लोग देख सकते हो क्या क्या प्राइसेस हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, एक बार ही आप परचेज करोगे तो आपको उसमें सभी एग्जाम्स की कवरेज मिलेगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी लाइव क्लास, मॉक क्विज, नोट, 24/7 डाउट सपोर्ट सब मिलेगा। बैंक और एसएससी महापैक की हम बात कर लें तो बैंक एसएससी महापैक में आपको बैंक और एसएससी दोनों आप एक्सेस कर सकते हो। फिर वी हैव हियर आवर एम 3 जहां आपको फाउंडेशन लेवल से तैयारी कराई जाएगी। इसमें भी आप देख सकते हो प्राइसेस बहुत कम कर दी गई हैं ताकि अपकमिंग टाइम में आप अपनी तैयारी को और बहुत ही ज्यादा अच्छी कर सको। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस आईबीपीएस फाउंडेशन बैच। तो आप लोगों के लिए हमने अपनी तरफ से इतनी सारी तैयारियां, ठीक है। रुद्रा बैच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, रुद्रा बैच भी फाउंडेशन लेवल बैच है। तो टीम बैंकिंग वाला तो आपके लिए इतनी सारी चीजें, समर्थ बैच अगेन फॉर आरबीआई ग्रेड भी, तो इतनी सारी चीजें के साथ साथ में किताब भी है, द्रोना बुक सेट फॉर 1280, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर। ये सब कुछ आप लोगों को ऑफर किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी तरफ से लगे रहना है ताकि आप टीम बैंकिंग वाला के साथ मिल करके और अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करो, ठीक है। सो SBI PO क्लर्क, ये किताबें भी आप लोग देख सकते हो 314276 में अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपने SBI PO और क्लर्क की तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। तो डू नॉट वरी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है और फटाफट से हमने एनरोल करना है। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, फिर हम लोग मुलाकात करेंगे कुछ और भी स्कीम्स के साथ में। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया, अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।